Yes. Hello students. Now we are going to start with a very fresh chapter, which is chapter number 6, functional level strategies. हाँ जी, ये जो chapter है, it talks about the functional level strategies. आपको याद होगा हमने chapter number 1 में एक triangle पढ़ा था, which was the hierarchy of the strategic levels. हमने कहा था उस triangle के according we have 3 levels of the management: top level, middle level and the operational level. याद है आपको? हाँ जी, तो वही जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। जो हमारे बिजनेस लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। और जो हमारे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं ना वो क्या बनाते हैं? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। नाउ जो उसका फर्स्ट पेज है ना, जहां पर आपको फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज का इंट्रोडक्शन दे रखा है और उसका नीड दे रखी है। ये जो पार्ट है ना, ये जो टॉपिक है, ये जो पेज है, ये पेज जो है बच्चे मोस्टली जो है करना भूल जाते हैं। हाँ जी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, करना भूल जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज में घुल के रह जाते हैं। वो इस पेज को नहीं कर पाते हैं याद, और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं मैम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं है। सो इस पेज को अच्छे से करिएगा। क्या कहता है? ये कहता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज का इंट्रोडक्शन एंड उसकी रिक्वायरमेंट। इंट्रोडक्शन भी करते हैं सबसे पहले। Functional level strategies are designed to help the implementation of corporate and the business level strategies. Very simple. So these level strategies actually helps the corporate level and the business level strategies their execution. चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज चाहिए क्यों। सो यहाँ पर निमोनिक है C⁻3ID, दैट इज CID। सुना ही होगा अपना नाम। एंड C अगर मैं यहाँ पे बोलूं ABC, तो ABCDEFGH में A1 B2 C थर्ड प्लेस पे आता है ना, तो याद रखिएगा C के कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। Am I clear with that? चलिए अब हम शुरू करते हैं with the needs of the functional level strategies. हाँ जी, सबसे पहले उसने बोला that they provide a sense of direction to the functional staff. अगर ये strategies नहीं होंगी तो functional staff को पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। It aimed at implementing the corporate strategies and the business strategies. ये तो इसकी definition से ही आ गया, nothing new in that. ये तो उसकी definition से ही आ गया। They act as a basis for controlling activities. Control करने के भी काम आता है, coordination के भी काम आता है और consistency के भी काम आता है। 3 पॉइंट हो गए कौन कौन से? C से कंट्रोलिंग के काम आता है, कोऑर्डिनेशन के काम आता है और कंसिस्टेंसी के लिए काम आता है। सो दिस इज अ न्यू नीड ऑफ द फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजीज, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं, हमारे को ना डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज पढ़नी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, HR स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे ना तो आपको मिलेगी नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज दैट वी हैव टू रीड इज टोटल 6। चैप्टर का नंबर कितना है? 6, और हमें स्ट्रेटजी कितनी पढ़नी है? 6। एम आई क्लियर? स्ट्रेटजी कितनी पढ़नी है? 6। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पहली स्ट्रेटजी विच इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए इस चैप्टर को करने का ना सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ही आपको जिस स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना हो ना, आप उस स्ट्रेटजी का अपने आप को मैनेजर बनना चालू कर दो। मतलब कि जैसे अभी हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज सोचना शुरू कर दो दैट यू आर द मार्केटिंग ऑफिसर। जब हम फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पढ़ेंगे तब आप ये सोचना यू आर द फाइनेंस ऑफिसर। जब हम HR की पढ़ेंगे तो ये समझना यू आर द HR पर्सन, HR मैनेजर। गॉट इट? तो आप जब भी कोई स्ट्रेटजी को पढ़े अपने आप को ना उसके अंदर रख के पढ़े। सो थिंक एज इफ यू आर द मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो ये स्ट्रेटजी है ये आई थिंक सबसे लंबी स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग के और डेफिनेशन की, उसके मीनिंग की। तो उसने बोला इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, selecting the target markets and then developing the marketing mix and managing the marketing efforts. उसने बोला कि सबसे पहले ना आप मार्केट में एनालाइज करो कि लोगों की चाहते क्या है, लोग क्या चाहते हैं, और यही तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि आपको क्या बनाना चाहिए। उसके बाद सेलेक्ट द टारगेट मार्केट, फिर देखो कि आप बना के कौन से मार्केट में बेचोगे। उसके लिए डेवलप द मार्केटिंग मिक्स एंड देन मैनेज योर मार्केटिंग एफर्ट्स, और फिर उस पर एफर्ट लगा उसको बेचने के
लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के लिए। यहां पर वो आपको ये जो है फिर इन दी ब्लैंक दे देगा और आपको बोलेगा सॉरी, ये आपको फिर इन दी ब्लैंक दे देगा और आपको बोलेगा कि इसको बताइए इसमें ये किस चीज की डेफिनेशन है। और आप देखेंगे इसमें 3-4 बार तो वर्ड मार्केटिंग यूज भी हो गया, तो देख के मालूम भी पड़ जाएगा। Now the next point is delivering value to the customer. Now this is again very important. पहले जब old syllabus हुआ करता था तब तो इस पे descriptive आया करता भी था। अब nowadays descriptive देखने को तो नहीं मिलता है, but still we have to read it. तो कहता है डिलीवरिंग वैल्यू टू दी कस्टमर। कहते हैं मार्केटिंग में ना हमारा मेन एम्फेसाइज रहता है कि हम कस्टमर को खुश रखें, है ना। एज पर द मार्केटिंग, अगर आपने मार्केटिंग नहीं पढ़ी है, अगर आप मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हो, लाइक आई एम दी पोस्ट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग ऑल्सो, तो आई नो इन मार्केटिंग वी ऑलवेज से कंज्यूमर, our customer is the king of the market. So the point is कि at last the customer, the consumer should be satisfied enough. इसीलिए वो बोलता है delivering value to the customer. कहता है मार्केटिंग में हमारे पास मेन एम होता है कि हम कस्टमर को वैल्यू दे। अब जैसे ही हमने मार्केटिंग ऑफिसर को बोला ना कि यू हैव टू मेक आवर कस्टमर सेटिस्फाइड, तो उसने एक बात बोली, क्या बोली पढ़ते हैं। कहता है मार्केटिंग अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि प्रोडक्शन वाला अच्छे से प्रोड्यूस ना करे, एचआर वाला अच्छे से लोगों को रिक्रूट ना करे। तो कहता है कि मैं जो ना दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके ही, आई नीड टू वर्क विद द कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स, उनके साथ मिलके ही लोगों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। गॉट इट। और फिर उसने बोला कि यू नो अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या होगा। कहता है कि अगर आपको सक्सीड करना है कंपटीशन में तो कस्टमर को तो खुश करना ही पड़ेगा। सो कंपनी मस्ट बी कस्टमर सेंटर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कस्टमर सेंटर्ड। कस्टमर सेंटर मतलब कस्टमर ही भगवान है ना, कस्टमर ही भगवान है। तो नेक्स्ट इज मार्केटिंग एनालिसिस। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। व्हाट इज अ मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस का मतलब होता है कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम वी डू एनालिसिस कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस, एंड बेस्ड ऑन दैट वी मेक अ प्लान कि हम मार्केटिंग ऐसे करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वी इम्प्लीमेंट द प्लान एंड देन वी कंट्रोल और नो टेक द रिजल्ट्स कि अच्छा अगर हमें जो रिजल्ट चाहिए थे डिजायर्ड वाले वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लाइक दैट। अगर मिलते हैं तो बढ़िया, और नहीं मिलते हैं तो फिर हम उसको चेंज करते हैं। सो पहले हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखते हैं, और फिर उसके बाद में प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये टॉपिक का नाम है मार्केटिंग एनालिसिस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्लानिंग। कहते हैं मार्केटिंग प्लानिंग भी समझा दो क्या क्या होती है। सो हमने बोलते हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। तो मार्केटिंग का प्लानिंग का मतलब क्या है कि मार्केट की स्ट्रेटजीज को डिसाइड कर लो इन एडवांस। मार्केटिंग प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जिससे कि हमारे को गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिले। इसमें हम किस किस बात का डिसीजन लेते हैं। मैंने निमोनिक बनाया है मैप्स। मार्केट का डिस्क्रिप्शन, हम कौन से मार्केट को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट ग्रोथ पेस में है, मार्केट बूम पर है, मार्केट स्लो चल रहा है। एनालिसिस ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन में कौन ज्यादा कॉम्पिटिटर है, बड़ा कॉम्पिटिटर है, कौन छोटा कॉम्पिटिटर है, किसके पास ज्यादा कस्टमर्स है। प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में। एंड नेक्स्ट इज सेक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो है किस पोर्शन को सिलेक्ट करके उनको टारगेट करने वाले हैं। ऑल दिस वी हैव टू प्लान इन एडवांस। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स में ना ध्यान से मेरी बात पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स जो है बेटा, हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा, यहाँ पर डेफिनेशन में भी देखा इसकी, देखो इसमें बोला था डेवलपिंग अ मार्केटिंग मिक्स, देखा डेवलपिंग अ मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करना चाहिए। ओके, और अब हम उसी मार्केटिंग मिक्स को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केटिंग मिक्स में उसने बोला देयर आर टोटल 7 P's बट वी हैव 2 बाइफर्केशन, वन इज द 4P एंड अनदर इज द 3P। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जब स्टार्टिंग में मार्केटिंग मिक्स आया तो उसने बोला कि देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स।
ओके एंड आपने ये बचपन में पढ़ भी रखा है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट यू नो व्हाट, क्या हुआ जब ये वाले पी थे ना, तो दैट वाज मेजरली कवरिंग द गुड सेक्शन, बट उन्होंने बोला व्हाट अबाउट द सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए हमारे पास ये 3 P's और आ गए, और हमने इसका नाम दे दिया एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। क्या नाम दे दिया बेटा? एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, तो आप क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे, जो आपके 4 पॉइंट्स है पहले वाले, ये वाला। और अगर आया क्वेश्चन एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, तो आप ये लिखेंगे। और अगर मान लो क्वेश्चन की वेटेज जो है वो मोर देन 4 मार्क्स है, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 7 के 7 पीस लिखने चाहिए। अब आपके लेवल पर यू नो सीए इंटर के लेवल पे दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मीनिंग ऑफ these 4 P's of the marketing mix. What they are focusing on, they are instead focusing on the very important thing, which is areas of strategy. They are saying कि हमें जो है इसके रेस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पर भी सब जगह एरियाज ऑफ स्ट्रेटजी काउंट्स अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल। कहता है हमको जो है, जो भी हमारा वेरिएबल है प्रोडक्ट के रिलेशन में, कहाँ पर हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, कैसे कैसे क्या क्या बातें स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती है। तो एग्जाम में ना आप बताओ, मैं आपको बता दूं कि क्या आप गलती करते हो। एग्जाम में ना आप ना पी लिखते हो और उसके बाद ना उसका मीनिंग लिख देते हो। आपको लगता है कि आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपका मेन पार्ट क्या है? एरियाज ऑफ स्ट्रैटेजी, ये आपका मेन पार्ट है। अगर आप इसको नहीं लिख के आएंगे तो आपका आंसर अधूरा है एट द सीए इंटरमीडिएट लेवल। सो यू शुड नो, यू शुड राइट कि हमारी एरियाज ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है। तो फर्स्ट इज द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन गिवन है। प्रोडक्ट इज द गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द टारगेट मार्केट। ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में हमारे को क्या स्ट्रेटजी बनानी होती है? कहते हैं कि या तो पुराना प्रोडक्ट चलाना है, ये स्ट्रेटजी होगी हमारी, या फिर नया प्रोडक्ट बनाना है, ये स्ट्रेटजी होगी हमारी। पुराना चलाना है तो हो सकता है कि पुराने में कुछ माइन्यूट से प्लस माइनस करने पड़े। जैसे कि मैंने बोला कि भाई हम तो टूथपेस्ट बना रहे हैं, बट हम टूथपेस्ट ही बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई नया प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहे हैं, बट हम उस टूथपेस्ट में सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ? पुराने को ही चलाया, पुराना चलाओ या नया बनाओ। पुराना ही चलाया बट हमने उसमें क्या किया, कुछ प्लस माइनस कर दिया, या फिर बिल्कुल नया प्रोडक्ट कोई बना दो। गॉट इट? तो जैसे कि आपने बनाया कोई टूथपेस्ट, बट उसमें आपने बोल दिया कि ये एक डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज डर्मेटोलॉजिकली एंड डेंटिस्टिकली इट इज गिवन फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ द टूथ। तो आपके उसके लिए है ये, वो एक अलग प्रोडक्ट हो गया। और क्या डिसाइड करना पड़ता है हमें? प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग भी डिसाइड करनी पड़ती है। आगे चलते हैं। प्राइस के रिलेशन में हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है? अब प्राइस के रिलेशन में हमें डिसाइड करना पड़ता है लोकेशन ऑफ द कस्टमर। अब आप देखो, मैं अगर गांव में जाके कोचिंग क्लास खोलूं और एक मैं शहर में कोचिंग क्लास खोलूं, तो आपको पता है ना कि मैं मान लो 10,000 रुपए ले रही हूँ, ठीक है, अपने रेगुलर बैच के। क्या वो 10,000 रुपए जो है, क्या वो 10,000 रुपए जो है मैं गांव के एरिया में जाके भी ले सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं आएगा। सो लोकेशन बहुत मैटर करती है प्राइस के रिलेशन में। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड आइटम्स। ऑलमोस्ट जो हमारे साथ के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसिंग कैसी है उसको भी देखना पड़ता है, तब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है रखते हैं। टर्म्स ऑफ सेल भी डिसाइड करती है। टर्म्स ऑफ सेल का मतलब, जैसे मान लो मैं अपने प्रोडक्ट पे नो गारंटी नो वारंटी देती हूँ, ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट मान लो मैंने कहा मैं अपने प्रोडक्ट पे गारंटी दे रही हूँ, वारंटी दे रही हूँ, तो क्या मुझे प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा कि 100 में से एक जना जो है मेरे पास आ सकता है? सो अकॉर्डिंगली मेरा प्रोविजन बना रही हूँ, तो मेरे को जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, जो प्राइस हो रही है, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही रखूंगी। दैट इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसने बोला जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके रिस्पेक्ट में आपको उसके रिस्पेक्ट में, उसके प्राइस के रिस्पेक्ट में भी सोचना पड़ता है। अब या तो आप पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी लगा सकते हैं या तो स्किमिंग स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका क्वेश्चन अलग से भी आता है।
न्यू प्रोडक्ट के प्राइसिंग के रेस्पेक्ट में क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन या फिर स्किमिंग। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हो सकता है कि मान लो मैं ना कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हूँ और मुझे लगता है कि यार अभी तो प्रोडक्ट आया है, शायद ही लोग खरीदे, विश्वास दिखाए अपना मेरे ऊपर। तो मैंने क्या किया, जो नॉर्मल प्राइस चल रहा था ना, मैंने उसे रिलेटिवली लोअर प्राइस रखा और बोला ये प्राइसिंग में रखना चाहती हूँ। उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन। और सेकंड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, मैं नया प्रोडक्ट ला रही हूँ और मेरे मन में ये थॉट है कि भाई जो मैं लेके आ रही हूँ ना वो बिल्कुल ठोस है, उसके जैसा कोई बाजार में नहीं है, मैं जो सर्विस दे रही हूँ, मैं जो प्रोडक्ट दे रही हूँ उसके रिलेशन में कोई भी कंपटीटर नहीं है, मैं हूँ, बढ़िया प्रोडक्ट दे रही हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका जो प्राइस है वो रिलेटिवली हायर रखूंगी जितने लोग बेच रहे होंगे, राइट। अब जैसे मामा अर्थ आया, अब मामा अर्थ ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का प्राइस रिलेटिवली थोड़ा हायर रखा क्योंकि उसने अर्थ को इंपॉर्टेंस दी। उसने देखा कि उसके पेट में जान है और वो क्या करते हैं, अगर आप देखें नॉर्मल जो हमारे प्राइसिंग रहती है उससे थोड़ा सा हाई रखता है वो प्राइसिंग। जब वो लॉन्च किया था उसने प्रोडक्ट तो उसने हायर एंड पे रखा था। उसका उपटन मास्क हो या फेस वॉश हो, उसका फेस वॉश भी 250-300 रुपए का फेस वॉश आता था, स्क्रब इतना महंगा महंगा आता था। सो वहां पर क्या हुआ, उसने जोड़ी स्किमिंग स्ट्रेटेजी। गॉट इट। नेक्स्ट इज द प्लेस। अब प्लेस के रिस्पेक्ट में क्या स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है? प्लेस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, वी हैव टू मैनेज अबाउट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, CD, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम किस एक्चुअली वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर्स। सो वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू मैनेज अबाउट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किन चैनल्स के थ्रू जो है मेरा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचेगा, एंड टू रिव्यू द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है कि मान लो मैंने बोला कि तुम मेरे से माल लेके आगे आगे करके ऐसे बुक्स मेरे से लेके फिर ऐसे करके बच्चों तक पहुंचाओगे, बट फिर क्या हुआ, मान लो मेरा कॉम्पिटिटर आया, उसने ना चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको मैंने अपॉइंट कर रखा था उसके साथ में एक्सक्लूसिव डील कर ली। क्या डील कर ली कि अब तुम ही मेरे जो बच्चों तक किताब है ना तो मेरी ही किताब बेचोगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे पीछे कौन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिक गया। तो आई हैव टू कीप एन आई ऑलवेज एंड देयरफॉर आई हैव टू रिव्यू द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगेन एंड अगेन। Next is to decide upon the terms of business with the wholesaler and the retailers. अब आप इसको पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिवली आप डीलर, एक्सक्लूसिव डीलर है मान लो, एक्सक्लूसिव रिटेलर है मान लो, तो वो आप ही का सामान बेचता है ना, या फिर वो सबका सामान बेचेगा, लाइक दैट। ओके। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन के रेस्पेक्ट में तो आपको डिसाइड करना पड़ता है अबाउट एडवर्टाइजमेंट, अबाउट पर्सनल सेलिंग, अबाउट सेल्स प्रमोशन एंड द पब्लिसिटी। ये सब आप पढ़ चुके हो इन योर 12th क्लास। अब आगे चलते हैं अबाउट द एक्सटेंड मार्केटिंग मिक्स विच इज द पीपल। अब हुआ क्या, कहते हैं सर्विसेज के केस में ना पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं ना, जो हमारे को वो सर्विस पहुंचाते हैं, जो कंपनी के लोग होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो हमें सर्विस देते हैं, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो उन्हें बोला वी हैव टू डिसाइड कि हम किस एक्सटेंट तक जो है इनका कोऑर्डिनेशन रखेंगे आपस का। अब जैसे मैं जाती हूँ, मान लो मैं गई स्टैंड मैक्स में, वहां पर ना कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अच्छा मैम मे आई हेल्प यू, अच्छा आपको क्या चाहिए, सूट चाहिए, चलिए मैं आपको बहुत बड़े सूट दिखाती हूँ। अब जो कंपनी का पर्सनल है और मैं कस्टमर जो हूँ, इनके बीच में जो है बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। अब इसका मुनाफा किसको जाएगा, इसका मुनाफा कंपनी को ही जाएगा। इसीलिए कंपनी के जो लोग होते हैं ना, कंपनी के जो लोग होते हैं उससे भी कंपनी का रेवेन्यू डिसाइड होता है। सो देयरफॉर वी हैव टू आइडेंटिफाई द वेज, ताकि हम वी हैव टू इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। क्या हम ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं जहां के जो वेटर्स होते हैं वो अच्छे से बात नहीं करते? नहीं ना, बस वही चीज। नेक्स्ट इज फिजिकल एविडेंस। कहते हैं कि इन केस ऑफ सर्विस कभी कभी ना वी डू नॉट हैव एनी फिजिकल एविडेंस। जैसे मान लो मैंने कहा मेरी शादी होने वाली है, सो मेकअप के लिए बात करते हैं। मैंने कहा पता नहीं आप कैसा मेकअप करोगे, मुझे आप पे भरोसा ही नहीं है। तो मैंने कहा ये देखिए कुछ ऑप्शन हो सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये देखिए, ये आपसे पहले की ब्राइड जिनको हमने रेडी किया है। लोग बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम हम आप पे विश्वास क्यों करें, हम आपसे पढ़ाई क्यों करें, हम आपकी पेन ड्राइव्स क्यों खरीदे। तो मैंने उनको दिखाया, ये देखो ये वो बच्चे थे बेचारे जो कितने अटेम्प्ट से फेल होते आए थे, और आज ये मेरे से पढ़ने के बाद में हैप्पीली नाउ दे आर इन CA फाइनल्स।
So, you have to provide the physical evidence with respect to your work. This is ज़्यादातर in case of services, क्योंकि goods के केस में तो हमारे हाथ में आ जाता है. So, उसने बोला here we have to strategize about the impact of service on the customer. Last, प्रोसेस. कहते हैं प्रोसेस भी तो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर प्रोसेस महंगा होगा तो कॉस्ट महंगी होगी, कॉस्ट महंगा होगा तो कस्टमर कतराएगा. तो उसने बोला वी हैव टू ऑब्टेन द कॉस्ट रिडक्शन एंड देयरफॉर वी हैव टू एलिमिनेट द unnecessary एक्टिविटीज इन द प्रोसेस. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. राइट, चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और देन द मार्केटिंग टेक्निक्स. अब यहाँ पर कुछ टेक्निक्स है मार्केटिंग की. देखिए, सबसे पहली टेक्निक है सोशल मार्केटिंग. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना ही होगा ऐसा. तो जब हम ऐसा कोई मार्केटिंग में स्ट्रेटेजाइज करते हैं जो कि सोशल मैसेज देता है, उसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग. नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग. ऑगमेंटेड का मतलब होता है एडिशनल. जब आप कहते हो कि ठीक है आप ये लैपटॉप ले जाओ, बट लैपटॉप के साथ वारंटी फ्री देंगे, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग. यू आर गेटिंग समथिंग इन एडिशनल. बट ध्यान से मेरी बात सुनना, ऐसा नहीं कि आप लेने के लिए जाओगे लैपटॉप और वो आपको बोलेंगे कि जी हमारी तरफ से कुकर फ्री. ऐसा नहीं होगा. जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है ना, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दी प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ओनली. ओके, इफ योर मेन प्रोडक्ट इज लैपटॉप, तो दे कैन से कि हम वारंटी दे रहे हैं, दे कैन से कि हम एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, दे कैन से हम एंटीवायरस दे रहे हैं, दे कैन से हम आपको माउस दे रहे हैं, दे कैन से हम लैपटॉप का बैग दे रहे हैं. बट दे कान से कि हम आपको ना पिक्चर के टिकटे दे रहे हैं. नो, हम कुकर दे रहे हैं. नो, हम ऐसी चीज नहीं कंसिडर करते ऑगमेंटेड मार्केटिंग के अंदर. नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, which is the best example is Home Shop 18. Relationship marketing, very important. Nowadays it is very common. Now you go to any any outlet and then आपका एक कार्ड बन जाता है. जैसे मैं लाइफस्टाइल में गई, स्टेन मैक्स में गई, वहां पे एक कार्ड बन गया. अब वो कहते हैं कि आप 10,000 की शॉपिंग करो, उस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे. फिर क्या होगा, अब आप जब आपके पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट टाइम उसी के पास जाओगे क्योंकि आपको उस पॉइंट्स को रिडीम करना होगा. तो वो क्या करते हैं, नए कस्टमर को क्रिएट करते हैं और पुराने को मेंटेन करते हैं ताकि वो अच्छे खासे शॉपिंग करें हमारे यहाँ से. एग्जाम्पल, मेंबरशिप कार्ड गिवन बाय दी लाइफस्टाइल. इसको बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, मतलब कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखने का मार्केटिंग. नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग. जब बैंक अपनी सर्विसेज को शो करता है, या फिर तुमने देखा होगा हमारे यहाँ पैन कार्ड बनाया जाता है, तो वो अपनी सर्विसेज का बखान कर रहे हैं ना. हमारे यहाँ कुंडली देखी जाती है, हमारे यहाँ कुंडली मिलान किया जाता है. तो ये सब क्या है, सर्विस मार्केटिंग. जब आप सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं उसको बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग. नेक्स्ट इज पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या प्लेस मार्केटिंग. चाहे आप मोदी जी का पोस्टर लगा दो, या फिर आप सरकार का पोस्टर लगा दो, बीजेपी, या फिर आप गुजरात का पोस्टर लगा दो, उसको बोलते हैं पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एंड प्लेस मार्केटिंग. गॉट इट. चलिए अब हम बात करते हैं एनलाइटेंड मार्केटिंग की. मतलब कि आपने कहा कि हमारे को ना ऐसी वाली मार्केटिंग बताओ जिससे कि मतलब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ही बताओ जिससे कि ना मतलब हमारा वो मार्केटिंग जो है ना बस हमारा काम कर जाए, हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़े. तो हमने कहा इसका बेस्ट है कि आप अनलाइटेंड मार्केटिंग को फॉलो करो. हमने कहा क्यों, कहते हैं अनलाइटेंड मार्केटिंग का मतलब है सबका क्रक्स, जो भी तक अभी तक हमने पढ़ा. हमने कहा कैसे, कहता है कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करोगे अगर आप, या फिर इनोवेशन लेते आते रहोगे. वैल्यू मार्केटिंग मतलब ये नहीं कि आपने पैसा खर्च कर दिया बट कस्टमर को कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप ऐसा मत कीजिए. सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग में एक मिशन की बू आनी चाहिए कि हाँ इससे कुछ मिशन है मार्केटिंग को लेके. और सोसाइटल मार्केटिंग, और आप साथ ही में कुछ सोसाइटी के लिए भी करते रहिए. अगर आप ये 5 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनलाइटेड marketing. Very very important for examination point of view. It can come for 4 marks. Even all the points are very important. They can give you any kind of example and then they can ask कि कौन से टाइप का marketing strategy है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग. जब एक ही कंपनी जो है अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है तो मार्केटिंग भी तो हिसाब से करेगी. अब एक्चुअल जो कंपनी है वो साबुन बनाती है, वो लाइफ बॉय का जो एडवर्टीजमेंट है वो ऐसे करेगी कि साफ हो जाते हो, कम से कम पैसे लगते हैं. लक्स का कैसे करेगी, खुशबू आती है, मिडिल लेवल के लोग उसे अच्छे से यूज करते हैं. पियर्स का कैसे करेगी, स्किन बहुत सॉफ्ट,
डेलिकेट, ग्लिसरीन, उसका एडवर्टीजमेंट अलग होगा। सो जब एक कंपनी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में डील करती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट डिफरेंट करती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो का मतलब होता है सिंक में लाना। अब यहाँ पे सिंक में क्या लेके आनी है, यहाँ पे सिंक में लेके आनी है कंपनी को अपनी सेल्स। क्या लेके आनी है कंपनी को अपनी सेल्स। अब एग्जांपल लेती हूँ, मान लो एसी है। अब कोई कंपनी अगर एसी बेचती है तो उसको पता है कि यहाँ पे उसके डिविजन दो होने वाले हैं, समर्स एंड विंटर्स। समर्स में उसकी सेल ज्यादा होने वाली है और विंटर्स में उसकी सेल थोड़ी सी कम होने वाली है, Isn't it? अब क्या है कि उसने बोला कि मुझे कोई ऐसी मार्केटिंग बताओ जिससे कि मैं और मेरा जो डेविएशन है ना ये ज्यादा ना रहे, मेरी जो सेल है ना वो सिंक में रहे, मेरी जो डेविएशन है वो ज्यादा ना रहे, वो एक सिंक में रहे। तो आपके पास इसका कोई इलाज है? हमने कहा बिल्कुल, इसके लिए भी स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी का नाम है सिंक्रो मार्केटिंग। क्या करते हैं इसके अंदर हम, वी ट्राई टू गिव द प्रोडक्ट्स एट द डिस्काउंटेड प्राइस, ताकि जो है विंटर्स में से सस्ते हो जाते हैं, ताकि जो है जिसको खरीदना था वो क्या करेगा, विंटर्स में आके खरीदेगा। हो सकता है जो हमारी सेल थोड़ी सी कम होती है थोड़ी सी ज्यादा पहुंच जाए, हम समर्स की बराबरी तो नहीं कर सकते, बट वी विल हैव दिस सेल्स इन द सिंक। बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसे सेल्स दिखती है बिल्कुल विंटर्स में, तो फिर समर्स में ऐसे हो जाती है। तो कम से कम आपको जो डेविएशन है वो ऐसे देखने को मिलेगा फिर बाद में, तो आपको ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, वेरी वेरी गुड। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कहते हैं कि आपके पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट आप अपने प्रोडक्ट को जो है आपको लगता है कि आपका बढ़िया प्रोडक्ट है, तो आप क्या करते हो, आप जो हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ में उसी प्रोडक्ट को जो है ना बढ़िया तरीके से दिखाते हो। That is known as concentrated marketing. Next is demarketing. Very important for exam. Very important for exam. Demarketing क्या कहता है ये? क्या कहता है? ये कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जैसे मान लो हम जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो ये थे 5 जने, ठीक है, ये गए अम्यूजमेंट पार्क के अंदर, ये थे 5 जने, ये गए अम्यूजमेंट पार्क के अंदर और दिन था बेटा सैटरडे। अब उन्हें बोला कि भैया देखो हमारे यहाँ तो 1000 की कैपेसिटी है, हम अपने अम्यूजमेंट पार्क में 1000 लोगों को भेज चुके हैं और आज हमारे यहाँ पे 1000 पूरे हो चुके हैं, तो अब हम आपको नहीं भेज सकते अंदर। अब ये 500 के 500 बच्चे जो है मायूस होके बाहर आ गए। अब इनके साथ साथ जो अम्यूजमेंट पार्क का ओनर है ना वो भी मायूस है, वो भी मायूस है। वो क्या कहता है कि यार काश में मेरे हाथ आए कस्टमर्स को रिटेन कर पाता। तो इसके लिए हम जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसको बोलते हैं डी मार्केटिंग। अब ये क्या करेगा, अब जो ये है ये ना क्या करेगा, वीकेंड पे जो है ये एक काम करेगा, विच इज वो कहेगा कि ऐसा है, मैं एक ऑफर निकाल रहा हूं कि अगर आप वीक डेज में आते हैं तो जो टिकट आपकी 700 रुपए की है वही टिकट आपकी 500 रुपए की हो जाएगी। अब क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या क्या 2 ऑप्शन हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जो 1000 लोग अंदर हैं उन्हीं में से कुछ लोग मनी मटेरियलिस्टिक थे या मनी को कंसिडर कर रहे थे, उनमें से 5 लोग जो है माइनस हो गए, कहते हैं हम तो वीकडेज में देख लेंगे, हम मतलब वो बाद में आ जाएंगे, वो प्राइस को देख के सोचेंगे हम तो वीकडेज में जाते हैं। तो यहां से 5 लोग माइनस होंगे और ये 5 लोग जो है यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। या फिर यही 5 लोग जो है ये सोच सकते हैं कि यार अरे वाओ, हम वीकेंड की जगह हम वीकडेज में आ जाते हैं, हमारे को टिकट 500 की पड़ जाएगी। तो दिस वे वी कैन रिटेन आवर कस्टमर्स। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर कोई भी हमने कस्टमर को घर जाने से कस्टमर को रोक दिया। इसको बोलते हैं डी मार्केटिंग। अब क्या होगा, कस्टमर जो है वीकडेज में आएगा और बोलेगा कि हमारे को टिकट दे दो। इट इज अबाउट द डी मार्केटिंग। Okay, so that is it about the marketing level strategies. अब हम बात करते हैं मार्केटिंग के डिसीजंस की। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक मार्केटिंग के अफसर हो और आपको डिसीजन लेने पड़े तो आपके डिसीजंस क्या क्या लोगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे हमें कितना पैसा खर्च करना है, कितने हद तक की मार्केटिंग करनी है, आप ये सोचोगे। आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है
आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो फॉर नेटवर्किंग, वो आपको देखना है। आपको प्राइस लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है, ये आपको देखना है। आपको कंप्लीट वारंटी प्रोवाइड करानी है कि लिमिटेड वारंटी प्रोवाइड करानी है, बिकॉज ये आपके प्राइस को इम्पैक्ट करेगा, है ना। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तो है कि आप वारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, बट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्राइस। सो इसके बारे में आपको सोचना है। क्या कंपनी जो है कुछ प्रोडक्ट के साथ में चलेगी या फिर लार्ज स्केल पे काम करेगी, या फिर लास्ट पॉइंट, हम जो है जो मार्केटिंग करेगा उसको हम स्ट्रेट सैलरी देंगे या फिर कमीशन पे रखेंगे या फिर पार्टली कमीशन पार्टली सैलरी पर रखेंगे। सो दैट वाज इट अबाउट द मार्केटिंग एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच। So now we're going to talk about the next strategy, which is the financial strategy. अब आपको क्या सोचना है? अब आपको सोचना है कि आप एक फाइनेंशियल मैनेजर है। हाँ जी। आप क्या करते हैं? आप करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके यहाँ सब्जेक्ट भी है, तो आप इस टॉपिक को 1 सेकेंड में कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज आर रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? जो मैम ने कहा वैसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल। हाँ जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में करना क्या क्या होता है, या फिर आई कैन से दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। कहते हैं इसमें हम कितनी कैपिटल चाहिए ये देखते हैं, अक्वायरिंग द नीडेड कैपिटल देखते हैं कितनी कैपिटल चाहिए, और फिर सोर्सेज देखते हैं कि कहां से जो है ना ये कैपिटल आ सकती है। डेवलपिंग द प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स, फिर हम क्या करते हैं प्रोजेक्शन लगाते हैं कि अगर हम वो जो कैपिटल है उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे क्या क्या बढ़ोतरी होगी। ओके, फिर हम उसको यूज करते हैं और फिर हम अपनी नेटवर्थ को इवेल्युएट करते हैं कि क्या सच में जो हमने कैपिटल रेस करी उस कैपिटल को रेस करने के बाद में क्या हमारी बिजनेस की नेटवर्थ बढ़ी या नहीं। ओके, सो दिस इज द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी प्रोसेस, और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Next is we have to give some examples of financing decisions. Now you are the financier officer. आप क्या हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑफिसर हो, तो यू हैव टू टॉक अबाउट कि आपको कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं। हाँ जी, तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। आपने बोला कि कैपिटल चाहिए तो रेज द कैपिटल विद द शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म से जाएंगे। आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म जो होता है वो महंगा पड़ता है और लॉन्ग टर्म डेट जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो अगर आप रेजिंग कैपिटल कर रहे हैं वाया डेट, तो आपको पता है कि शॉर्ट टर्म पे जाना है कि लॉन्ग टर्म पे जाना, आपको कितने रुपए के कितने टाइम के लिए फंड्स चाहिए, ये फाइनेंशियल मैनेजर को सोचना है। आपको फिक्स असेट लीज पे लेके आनी है कि बाय करनी है, ये आपको सोचना है। टू एक्सटेंड टाइम ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, आप कितने महीने की उधारी रखते हैं लोगों के साथ में? 3 महीने की, 6 महीने की, क्योंकि अगर आप 3 महीने की जगह 6 महीने की उधारी रखते हैं तो क्या होगा, आपका फंड इतना ब्लॉक होगा, वर्किंग कैपिटल आपको कम मिलेगी काम करने के लिए, तो ये भी आप ही को सोचना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू एस्टैब्लिश अ सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने ये वाली बात FM में पढ़ रखी है। लेट्स से एग्जांपल हमने बोला 2/10 नेट 30, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप 30 दिन की जगह 10 दिन में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। इसको बोलते हैं टू एस्टैब्लिशिंग अ सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये आपने FM में पढ़ रखा है। नेक्स्ट इज to determine the dividend payout ratio. Now you know that whatever are the earnings, whether we have to retain that in the form of retained earnings or we can pay to our shareholders in the form of the dividend. तो आप जानते हैं जितना retained earnings रखेंगे उतना आपको काम करने के लिए ज्यादा सोर्सेज है, बट अगर आप शेयर होल्डर्स को बांट दोगे तो फिर आपके पास पैसे कम बचेंगे। बट ये भी तो प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश नहीं रखोगे तो वो अपने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रखेंगे क्यों? सो आपको इसका डिविडेंड पेआउट रेशियो जो है टेक्निकली बहुत अच्छी तरीके से सोचना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू ऑल्सो हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश आप जो लिक्विड में रखेंगे। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस।
अब जो हमारा दिसंबर वाला अटेम्प्ट हुआ था उसमें मार्केटिंग डिसीजंस आया था आई थिंक। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को हल्के में ले सकते हो, तो मार्केटिंग डिसीजन जैसे आ गया, ऐसी फाइनेंसिंग भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। यहां पर हमने कहा था ना लास्ट में, इवैल्यूएटिंग द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, तो वही बात अब यहाँ पर टॉपिक बन के आ गया कि हम इस बिजनेस की नेटवर्थ को कैसे इवैल्यूएट करेंगे जब हम अपने बिजनेस पे कैपिटल एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो उसने बोला देयर आर टोटल 3 अप्रोचेस, 1, 2 एंड 3। मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम देके रखा हुआ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बारी जो है ICAI के बुक से भी मैं आपको बोलती हूँ क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा एक बारी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसिडर्ड। इसको ICAI की बुक से देखना एक बारी कि उसमें क्वेश्चन देके रखा है आपको एट द एंड ऑफ द बुक, एंड वहां पर आपको इसका थ्योरी का पार्ट भी मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाए इसके लिए मैंने आपको इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में दे रखा है। सो इवैल्यूएटिंग द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? 3 अप्रोचेस है। पहली अप्रोच है कि भैया सीधा सीधा शेयर होल्डर्स फंड डालो। आप बैलेंस शीट देखते हो उसमें से शेयर होल्डर फंड उठाओ, दैट इज योर नेटवर्थ। सेकेंड इज आप क्या कर सकते हो, जो आप फ्यूचर के बेनिफिट्स जो कमाओगे, जो प्रॉफिट्स आएंगे, आप उसकी डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी आएगी उसको जोड़ ले, तो ये भी क्या बनेगा, आपकी नेटवर्थ बन जाएगी। ये सारे काम आप FM में पढ़ते हैं, सारी चीजें आप FM में करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू MPS। MPS के थ्रू भी आप जान सकते हैं अपनी नेटवर्थ। कैसे जान सकते हैं? सबसे पहला आप अपने शेयर्स को अपने फर्म की NPS से मल्टीप्लाई कर दे। MPS का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। आपने कहा कि आप क्या कितने शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना मार्केट प्राइस चल रहा है पर शेयर, तो आपकी नेटवर्थ आ गई। अगर आपके पास में आपकी फर्म का NPS नहीं है तो आप सिमिलर टाइप की फर्म का NPS लेके अपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब आपके पास एक प्लॉट है, आपको नहीं पता कि आपके प्लॉट का कितना प्राइस रेंज है, इस टाइम कितने रुपए का बिकेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि बगल वाले के प्लॉट का मार्केट प्राइस देख सकते हो कि कितना चल रहा है, और आप क्या कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने एरिया से। उसके प्लॉट के एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जानने के लिए वैल्यू, बट आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को, MPS को एक स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे अपने प्लॉट के एरिया से, तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ का जो प्राइस होगा प्लॉट का वही निकल के आएगा। तो उसको बोलते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ द सिमिलर फर्म। एंड नेक्स्ट इज PER रेशियो। PER रेशियो आपको पता ही है, सो MPS बाय EPS मल्टीप्लाई बाय द एवरेज प्रॉफिट्स। आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, नेटवर्थ जान सकते हैं। सो ये मैंने आपको इजीली फ्लोचार्ट फॉर्म में करा दिया। ओके, बट आप इसको ICAI की बुक से जो है करना मत भूलिएगा, वहां पर क्वेश्चन देके रखा है, डू द क्वेश्चन फ्रॉम द ICAI मैट ऑल्सो। ओके, चलिए मैं बार बार आपको ICAI मैट क्यों बोलती हूँ, लेकिन आपको ना एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। जब आप ICAI के क्वेश्चन जो है करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी विच इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अब आप क्या बन जाओगे, अब आप बन जाओगे R&D के ऑफिसर। क्या बन जाओगे, R&D के ऑफिसर। अब आप किससे कंसर्न रखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। यहाँ पर हमको कितने टॉपिक पढ़ने बेटा, यहाँ पर हमको पढ़ने हैं टोटल 3 टॉपिक्स। फर्स्ट ये वाला टॉपिक, सेकंड ये वाला टॉपिक, एंड थर्ड ये वाला टॉपिक। मैम क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, एग्जाम में आने वाली चीज है तो उसको करना ही पड़ेगा। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। उसने बोला कि जब आप R&D स्ट्रेटेजीज को बनाओ ना, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। उसको उसने बोला फ्यू एरियाज जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए जब आप R&D स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या बातें सोचनी चाहिए, कि आपको सोचनी चाहिए ये सारे पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं, आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एम्फसाइज प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। हमने कहा कि आप जो हैं इस बात को
सोच लीजिए व्हाइल यू आर दी R&D ऑफिसर कि आप जो है प्रोडक्ट पे एम्फेसाइज करेंगे, आप जो है प्रोडक्ट पे एम्फेसाइज करेंगे या फिर उसके इंप्रूवमेंट पे एम्फेसाइज करेंगे। देखो हो सकता है ना कि आप जो है एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट आपका हो बट आपको अब वो प्रोडक्ट इंप्रूव करना है, तो आप उस टाइम पे उसके इंप्रूवमेंट पे फोकस करोगे, राइट। तो प्रोसेस, उसके बनने वाले प्रोसेस पे आपको फोकस करना होगा कि एट लास्ट मान लो आप प्रोडक्ट को देखते हो, मान लो जैसे ये एक मोबाइल फोन है, तो आप इस मोबाइल फोन को देखकर इस प्रोडक्ट पे फोकस करोगे या इससे बनने वाला जो प्रोसेस है उसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो इस पे आप फोकस करोगे। देन नेक्स्ट यू हैव टू थिंक कि आप बेसिक रिसर्च अप्लाई करेंगे या अप्लाइड रिसर्च। बेसिक और अप्लाइड का मतलब क्या होता है, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा है, जैसे कि डेटा होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, है ना। तो जब हम एनालिसिस करते हैं इन द पीएचडी वी मेक द सिनॉप्सिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन ऑल्सो हम क्या देखते हैं कि हमें प्राइमरी डेटा का इस्तेमाल करना है कि सेकेंडरी डेटा का। सिमिलरली जब आप रिसर्च के लिए बात करते हो तो आप देखते हो कि आप बेसिक रिसर्च पे जाएंगे, प्राइमरी रिसर्च पे जाएंगे या फिर ऐसी रिसर्च जो सभी लोग अपना रहे हैं उस पर जाएंगे। देन नेक्स्ट आप लीडर बनना चाहेंगे कि फॉलोअर बनना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको खुद की डेवलप करनी पड़ेगी नई R&D स्ट्रेटेजी, और अगर आप फॉलो बनना चाहते हैं तो आप पकी पकाई खीर का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप रोबोटिक्स और मैनुअल प्रोसेस। आप मैनुअल प्रोसेस के थ्रू डेवलपमेंट करेंगे, R&D स्ट्रेटेजी बनाएंगे, या फिर रोबोटिक्स मतलब कि कंप्यूटराइज प्रोसेस लेके चलेंगे। आप ज्यादा अमाउंट खर्च करेंगे R&D के ऊपर कि कम अमाउंट खर्च करेंगे। जैसे मार्केटिंग वाला कह रहा था ना कि मैं मार्केटिंग में ज्यादा अमाउंट खर्च करूं कि कम अमाउंट खर्च करूं, सिमिलरली यहां पर भी आप R&D पे ज्यादा खर्चा करेंगे कम खर्चा करेंगे। अब R&D आप विद इन दी फर्म जो है वो बनाएंगे या फिर आउटसाइड बनी बनाई R&D लेके आएंगे। और अगर आप अपने फर्म के अंदर प्रोसेस करते हैं तो आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से R&D बनवा लेंगे या फिर यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स, जो हमारे पीएचडी करने वाले लोग होते हैं ना, कभी कभी वो भी हमारे सेम टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम उनकी भी हेल्प ले लेते हैं। सो यूज यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स जो पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं। ओके चलिए अब हम बात करते हैं, जरा एक काम करते हैं, नीचे वाले टॉपिक पे आते हैं। पहले 3 मेजर अप्रोचेस फॉर इंप्लीमेंटिंग द R&D स्ट्रैटेजीज। ये टॉपिक जो है इसको कीजिए पहले, फिर हम ऊपर वाले पे जाएंगे। सो 3 मेजर अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? लीडर, जिसको कि हम पायनियर भी बोलते हैं, फॉलोअर, इमिटेटर या फिर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। ध्यान से मेरी बात सुनना, आप R&D में ना या तो आप लीडर बन सकते हैं, आप अपनी नई R&D को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और जो है आप जो है यू विल ट्राई कि आप कुछ नया लेके आओ। फॉलोअर, बनी बनाई R&D स्ट्रेटेजी को यूज करके आप मार्केट में रहेंगे, आप फॉलोअर कहे जाएंगे। और आप हैं एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, कहते हैं भैया हमें ना R&D से मतलब ही नहीं है, हमें तो ना मतलब ये कि हमारी कॉस्टिंग कम आनी चाहिए, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द R&D स्ट्रेटेजी। ओके चलिए अब पढ़ते हैं लीडर। तो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मार्केट में लीडर बनो तो आपको जो है अग्रेसिव R&D पॉलिसी रखनी पड़ेगी। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि इन तीनों में से अग्रेसिव R&D पॉलिसी किसकी होती है? लीडर की होगी ऑफकोर्स। जो खुद सोचो, जो बंदा R&D नया लेके आ रहा है तो वही तो एग्रेसिव R&D पॉलिसी रखेगा कि मेरा जो R&D है वो कॉपी ना हो जाए। गॉट इट? अब नेक्स्ट फॉलोअर, वो कहता है कि टू बी इनोवेटिव इमिटेटर, कहता है कि इसके यहां पर ना अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं ना तो कॉपी किसके लिए क्या करना चाहिए? आपको इनोवेटिव इमिटेटर बनना चाहिए, मतलब आपको अपनी कोई इनोवेशन जो है ना उस पर डालनी चाहिए। और इवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप कॉपी भी करें ना, इमिटेट भी करें, वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स की इमिटेशन करें, ये नहीं कि आपने फेल प्रोडक्ट्स की इमिटेशन करके रखी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर पे ध्यान देते हैं तो आप जो है बेसिकली प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, आप R&D पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो आती है वो इसी वाली स्ट्रेटजी में आती है। अब चलते हैं हमारे इससे ऊपर टॉपिक में। ये टॉपिक है वह बहुत ही इजी है। अब देखेंगे यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये देखिए टॉपिक ये कहता है कि आपको जो है R&D खुद बनानी है या फिर आप R&D बाजार से बाहर से टेकअप करने वाले हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। R&D खुद बनाओगे या फिर बाजार से टेकअप करोगे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो देखो उन्होंने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि एक टेबल है, अगर आपकी टेक्निकल प्रोग्रेस इस प्रकार की है और मार्केट में जो ग्रोथ है वो इस प्रकार की है,
तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। हमने कहा एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर मार्केट में जो है, सुनना ध्यान से, मार्केट में जो है ग्रोथ स्लो है और आप भी कछुए की चाल करते हैं, तो भैया जब तक मार्केट में स्पीड बढ़ेगा, जब तक मार्केट में उस प्रोडक्ट की यूसेज आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी, तब तक आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लोगे। तो आप इन हाउस जो है अपने R&D जो है कर ले, खुद से R&D कर ले। नेक्स्ट इज मार्केट जो है स्लो चल रहा है बट आप तो बड़ी तेज बनाते हैं, तो हमने कहा भाई हमें टेंशन ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, R&D में कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। जब तक मार्केट ग्रो करेगा तब तक जो है आप जो है अपने लिए कुछ भी नया लेके आ पाओगे, तो नो एफर्ट्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, मार्केट में ना, मार्केट बहुत आगे से तेजी से फास्ट चल रहा है और आप क्या है स्लो, तो भैया आप क्या करेंगे, आउट हाउस रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप बोलेंगे कि देखो बेटा हम तो सामान लेके आए थे, हमने सोचा था कि हम R&D खुद करेंगे, बट अब एक काम कर, तू ही ये सारा सामान ले ले और हमारे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दे दे। सो ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ऑन द जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हम इसको लेके करेंगे। नेक्स्ट, हमारी स्पीड भी फास्ट है और सामने वाले की स्पीड भी फास्ट है, तो हम कहेंगे भैया बप्पा की पकाई खीर ले आओ अगर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है। सो हम भी फास्ट, वो भी फास्ट, पकी पकाई खीर ले आओ। सो दैट इज ऑल अबाउट द R&D strategy. Thank you so much. Okay. So now we are going to talk about the logistics strategy. हाँ जी, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी दो स्ट्रेटेजीज के ऊपर। द फर्स्ट वन इज द लॉजिस्टिक्स एंड सेकेंड वन इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हाँ जी, ये दोनों ही स्ट्रेटेजीज ना आपस में कनेक्टेड है, तो आप जो है इस स्ट्रेटेजी को साथ में ही पढ़िएगा, लॉजिस्टिक्स एंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने आपको ना समझाया हुआ है अबाउट द लॉजिस्टिक्स एंड द सप्लाई चेन। अब ध्यान से सुनेंगे। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जब प्रोडक्शन करे तो उसको जो है प्रोडक्शन के लिए फ्लो मिले, मतलब कि उसको रॉ मटेरियल टाइम पे मिले। सिमिलरली जब हमारा प्रोडक्शन जो है हो जाए, टाइम से वो लोगों तक पहुंच जाए, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स पार्ट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लॉजिस्टिक्स पार्ट। और जब हम बाहर जाते हैं ना बेटा, जब हम एक्चुअली बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं और हमारे पास खूब सारे वेंडर्स होते हैं, तो जो हमारा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजर होता है ना, ये इनसे डील करता है कि अच्छा मेरे को 100 पीस चाहिए, ठीक है, मेरे को 1000 पीस चाहिए, आप कितने का लगाओगे? उसने अपनी कोटेशन दी, इसने अपनी कोटेशन दी, इसने अपनी कोटेशन दी। देन ही टेक्स द बेस्ट कोटेशन एंड देन माल को खरीदता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी लॉजिस्टिक्स मैनेजर खड़ा होता है और जिसको जाना होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे जो है डीलिंग कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं डीलिंग विद द पीपल। इसको बोलते हैं डीलिंग विद द पीपल। तो जब आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाते हो, और आपको सप्लायर्स वगैरह दिखते हैं वहां पर और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह मिलते हैं वहां पर, मतलब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बट जब आप नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कितना लाना है, रॉ मटेरियल कितना जाना है, प्रोडक्शन हम लेके आए हैं मान लो 10,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन वाले को चाहिए 8,000 यूनिट्स, 2,000 को स्टोर करना है, फिर उसके बाद हमारे पास फिनिश गुड्स निकले, हमारे पास लेट्स सपोज 2,000 फिनिश गुड्स बने, इससे इसको कितने लोगों से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना करना है, कितना। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल, जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, ट्रक कितने चाहिए होंगे, ट्रक कहां से कहां जाएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। बट ट्रक वाला जो होगा इट विल कम अंडर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये दोनों ना आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना होगा MBA जो होता है वो फाइनेंस में होता है, HR में होता है और मार्केटिंग में होता है, और आपको पता है MBA जो होता है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स में होता है। हाँ जी, अगर आप लॉजिस्टिक्स में MBA करने के लिए जाएंगे ना तो सप्लाई चेन साथ चलेगा, और अगर सप्लाई चेन में करने के लिए जाएंगे तो लॉजिस्टिक्स साथ चलेगा। बिकॉज आप जो है लेने के लिए क्या जा रहे हैं? रॉ मटेरियल विच इज अ पार्ट ऑफ द
लॉजिस्टिक्स। एंड अब बात किससे करेंगे? सप्लायर से, विच इज अ पार्ट ऑफ दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये दोनों जो है ना बेटा जुड़वा बच्चे, ये दोनों साथ में चलते हैं। और मैं आपको बता दूं आजकल तो इतनी डिमांड है ना लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजर की, इनका जो पैकेज वगैरह रहता है ना, ये भी आई थिंक ऑलमोस्ट इक्वल टू सीए रहता है। 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक ये लोग कमाते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी की। सो लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी देखेंगे स्क्रीन पर। सो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है प्रोसेस विच इंटीग्रेट्स द फ्लो ऑफ सप्लाईज, मतलब हम वैल्यूएबल्स की बात कर रहे हैं, थ्रू इनटू सप्लाईज लाना, थ्रू प्रोडक्शन वाले को देना, एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव होता है राइट मटेरियल को राइट प्लेस पर, राइट टाइम में, राइट क्वांटिटी में, राइट कॉस्ट के साथ लेके आना। अब होता क्या है, कंपनी जो है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजर लगती है तो वो इस बात की इंश्योरेंस देता है कि वो सही कॉस्ट पे, लोएस्ट कॉस्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, राइट कॉस्ट बोला गया है, लोएस्ट कॉस्ट पे राइट कॉस्ट पर, राइट क्वालिटी का मटेरियल, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर अवेलेबल कराएगा। इसीलिए लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी डील्स विद द फॉलोइंग इश्यूज। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 इश्यूज गिवन है। वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज कौन कौन से, तभी तो वो खरीद के लेके आएगा। इनपुट एंड आउटपुट ले जाने के लिए कौन सा मोड यूज करना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयरवेज, रोडवेज, कौन सा यूज करना है। क्या हमारे पास खुद का ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो है नहीं है, अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो बाहर से देखना पड़ेगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस कितनी है, क्योंकि आपको वहां पे सब जगह जो है आपको सामान पहुंचाना है, सप्लाईज पहुंचानी है, तो आपको देखना पड़ेगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशंस क्या है। अब मान लो मेरी मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशंस जो है ना वो है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब आप मुझे बताओ कि मान लो मैंने जो है वेंडर से माल खरीदा साउथ में और मैं लेके जा रही हूँ नॉर्थ में, मुझे कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। डोंट यू थिंक हमें नॉर्थ में ही हल्के सा अगर महंगे प्राइस से मिल रहा है तो वहीं से हमें खरीद के दे देना चाहिए, ये फर्क पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ इन्वेंट्री। आपके इन्वेंट्री कैसे डिप्लॉय होती है, लीफो यूज होता है, फीफो यूज होता है, क्योंकि आप उसी अकॉर्डिंग जो है इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। ओके, चलिए, सो दैट वाज अबाउट द लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी के इश्यूज। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। वेरी वेरी इजी, कहते हैं कॉस्ट की सेविंग्स हो जाती है, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कैरिंग आपको पता है, आपने एफएम में पढ़ रखा है, ईओक्यू में हम कैरिंग कॉस्ट को यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास लॉजिस्टिक्स मैनेजर है, वो तो हमारे को राइट मटेरियल राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर राइट अमाउंट पे दे ही रहा है ना, तो हम इन्वेंट्री कैरी क्यों करेंगे। तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, डिलीवरी टाइम इंप्रूव हो जाता है, जो सामान अब तक नहीं मिल रहा था, अब ये जो बंदा है दिस बंदा विल इंश्योर कि ये बंदा इंश्योर क्या करेगा कि ये जो सप्लाई हमने फिनिश गुड्स बनाए हैं ये सही टाइम पे सही जगह पर अवेलेबल हुए। ओके, इससे हमारे कस्टमर ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमारे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसीलिए आज के टाइम पे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजर की बहुत ज्यादा डिमांड है, और क्योंकि लोगों ने एमबीए भी नहीं कर रखा होता ना इस फील्ड में, इसीलिए भी। अब हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखो, इट रेफर्स टू लिंकेजेस बिटवीन, अब देखो यहाँ पे लोग आ गए, कौन कौन से लोग, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर्स, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड दी कस्टमर्स। अब देखो यहाँ पे लोग आ गए कि नहीं आ गए। सो यहाँ पर हमारे को डीलिंग करनी होती है विद द पीपल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। चलिए, अब उसने बोला इम्प्लीमेंटिंग सप्लाई चेन सिस्टम्स, मतलब प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आईसीआई के मैथ से भी कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सबसे पहले हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, क्या क्या सामान चाहिए मार्केट में, किस चीज की डिमांड है, क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन वाले को दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, हमारा फिनिश गुड बन जाता है, फिर हम आउटपुट को अवेलेबल करा देते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद अभी ये पॉइंट को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम जब कस्टमर तक माल पहुंच जाता है तो हम कस्टमर को मेंटेन करने के लिए कि वो हमारा ही सामान यूज करे, हम कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, रिटर्न्स वगैरह, ये सब पैरामीटर्स के थ्रू हमने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे गई, वो अच्छी गई, खराब गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बीच में एक पॉइंट आता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू द
आउटसोर्सिंग, विद रिस्पेक्ट टू द आउटसोर्सिंग, वो कहता है कि आप जो है ना अपने प्राइमरी एक्टिविटीज पे फोकस रखो और जो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज है ना उसको आप क्या कर दो, आउटसोर्स कर दो अंडर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन. सो काइंडली डू द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आईसीए मटेरियल. अगेन आई एम सेइंग आईसीए का मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कवर करिए. ओके, सो थैंक यू सो मच. So now we are going to start with another strategy which is human resources strategy. और अब आप अपना क्या समझेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. हाँ जी, अब आप सोचेंगे कि आप एक एचआर मैनेजर हैं. एंड एज यू कैन सी दिस टॉपिक वाज अमेंडेड इन May 2021. चलिए, अब हमें इस टॉपिक, इस स्ट्रेटजी में काफी सब टॉपिक्स जो है कवर करनी है. और इस स्ट्रेटजी को कवर करने का सही तरीका है कि आप अपने आप को एचआर मैनेजर मानकर चलिए. So the first point is role of human resource in strategic management or strategic responsibility of human resource manager. ओके, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, देखते हैं कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं. आपको देखना है कि लोगों की कितनी जरूरत है, स्टाफिंग नीड्स एंड द कॉस्ट. क्योंकि कंपनी के लिए जब वो लोग रखती है तो उसके लिए उसको वो कॉस्टिंग पड़ती है. नेक्स्ट, डेवलपिंग अ स्टाफिंग प्लान. आपको जो है प्लान डेवलप करना पड़ेगा कि आप स्टाफिंग कैसे करेंगे. मोटिवेशन देना पड़ेगा लोगों को कि वो काम करें. उसके लिए आपको इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे ताकि जो है वो अचीवमेंट में भागीदारी बने. एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा एम्प्लॉय का, और उनको वर्क लाइफ बैलेंस भी सिखाना पड़ेगा. मतलब कि अब होता है ना, लोग जो होते हैं घर की टेंशन में रहते हैं, काम पे अच्छा फोकस नहीं करते हैं. सो इसके लिए उसने बोला कि एचआर मैनेजर इंश्योर करता है कि वो लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस बताएगा कि वर्क लाइफ और होम लाइफ, आपको पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करनी है. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स. हाँ जी, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. क्या कहता है ये कहता है व्हाट आर द मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस या फिर कंसर्न्स रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बिल्कुल ध्यान दीजिएगा टॉपिक के ऊपर. टॉपिक क्या कहता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही गलत समझे या ना समझे तो फिर आंसर क्या लिख के आएंगे, इजंट इट. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो एक एचआर मैनेजर होता है उसको क्या क्या कंसर्नमेंट होती है. ओके, क्या क्या कंसर्नमेंट होती है. गॉट इट. इसका निमोनिक है MSD, मैच, सपोर्ट एंड डिसरप्शन. MSD, महेंद्र सिंह धोनी, मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, MSD. ओके, सबसे पहला ध्यान देंगे आप इसको, मैंने यहाँ पर हेडिंग्स लिखी है, आप नेक्स्ट पेज पर जाइए. देखिए पूरा का पूरा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा. ये पूरा कंटेंट आपको एज इट इज एग्जाम में लिखना है. अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आप ध्यान रखिएगा, आप कंटेंट में प्लस माइनस कुछ भी नहीं करेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है विच इज फेलियर टू मैच. अब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. हमने हमेशा स्टाफिंग में पढ़ा राइट पर्सन एट राइट प्लेस, पढ़ा है राइट. अब हमने राइट पर्सन को राइट प्लेस पर पॉइंट तो कर दिया, बट लेट्स सपोज आफ्टर 2 years, क्या बोलते हैं वो तुम्हारी भाषा में, 2 years later. अब 2 years later तो वो बंदा इतना काम सीख चुका है कि वो बंदा एक हायर पोजीशन पे जाने के लायक है, बट आप उसको उस पोजीशन पे ही रख रहे हो. तो आप मुझे बताओ कि आपको नहीं लगता कि आप एक तरीके से लॉस पे हो, एज फार एज हिज पोटेंशियल इज बीइंग कंसिडर्ड, राइट. तो जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो पोस्ट होता है ना, वो तो स्टैटिक होती है. जैसे मान लो पोस्ट है, मान लो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, पोस्ट तो सेम ही रहेगी, बट अब वो इंसान असिस्टेंट मैनेजर के लायक नहीं है. अब वो इतना बढ़िया बन चुका है ना कि वो मैनेजर के लायक है, एंड इवन वाइस वर्सा. तो जो पोस्ट होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो स्टैटिक होती है, वो चेंज नहीं होती है. बट लोग जो है वक्त के साथ ये तो एक्सपीरियंस ले लेते हैं. लोग जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं, और लोगों को इसीलिए वक्त के साथ हमारे को उनको राइट प्लेस पे रखना चाहिए. बट यही बात उसने बोली, फेलियर टू मैच. हम इसी बात को मैच करना भूल जाते हैं. गॉट इट. इट इज द फेलियर टू मैच.
अब उसने बोला इस बात को मैच करने के लिए आपके पास बहुत सारे गाइडलाइंस हैं और नंबर ऑफ गाइडलाइंस हैं जो जिससे कि आप ये जान सकते हो एंड ये भी जान सकते हो कि आप जो है इंडिविजुअल की स्किल्स और एबिलिटीज को कंसिडर करके ही उनको अपग्रेड या डिग्रेड करें। गॉट इट? चलिए सेकेंड पॉइंट, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट सपोर्ट। आपको पता है ना कि जो नीचे बैठे लोग होते हैं वो जो है वो बड़े लोगों की सहायता से, बड़े लोग कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कंपनी के सीईओ, सीएफओ, बिजनेस के ओनर्स, इनसे ही हेल्प लेके आगे बढ़ते हैं। कंपनी के सीईओ, बिजनेस ओनर्स, इनसे ही हेल्प लेके आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कब अचीव होंगे? जब ये बड़े लोग जो हैं ये हमारे जो लोग हैं इनके अलावा उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो होता क्या है कि अगर बड़े लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पाता तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है ना वो इस बात को इंश्योर करता है कि जब जब आपको बड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी तो फॉर दी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन these people will come and further these people will also give the rewards to the employees। और पता है ये लोग ना, जो बड़े लोग हैं ना, ये एम्प्लॉइज को ना रिवॉर्ड भी करेंगे। जो एम्प्लॉइज इनकी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे ना, ये इनको अवार्ड भी करेंगे। तो मैनेजमेंट से ना आपको मोटिवेशन भी आएगी। इस बात को कौन पूरा करता है? एचआर मैनेजर। और क्या करता है एचआर मैनेजर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। अब क्या होता है जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं ना तो कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर वो अपनी चलाते हैं, थोड़े से पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बन जाते हैं, या फिर देश से कि भैया हमसे काम मत करो ना, तुमने हमारा बैग देखा कितना स्ट्रांग है, तुमने हमारे बाप का नाम सुना है। तो क्या होता है कुछ इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रुप्स जो बन जाते हैं, कुछ नई पावर वगैरह लोग नजर आते हैं जो कि शायद किसी को थ्रेट के रूप में आ सकता है। तो जो एचआर मैनेजर होता है ना वो इंश्योर करता है कि वो इस ग्रुप को डिसरप्ट कर दे, मतलब ऐसे ग्रुप्स को डिसरप्ट करते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी जैसे उन्होंने सोचा था। तो स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करे और ताकि इंप्लीमेंट करते हुए वैसे ही इंप्लीमेंट होए। तो इसीलिए जो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, जैसे कहते हैं गुंडों को कभी भी गैंग बन जाते तो वो काम नहीं करने देते उस एरिया में, तो वही उस ग्रुप का डिस्ट्रप्शन, उस ग्रुप को तोड़ेगा कौन? एचआर मैनेजर। Got it? चलिए, so this was the concerns related to the human resource management, very important for 3 marks. Okay, चलिए अब आगे चलते हैं। The next point is role of human resource manager in achieving the competitive advantage। मेजर पॉइंट कि हम competitive advantage लें, इसमें एचआर मैनेजर का क्या काम है? तो उसने बोला कि अगर हमारे पास बढ़िया कॉम्पिटेंट फोर्स होगी तो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कर ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और कहता है ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है चार्ल्स ग्रेयर के। चार्ल्स ग्रेयर जो इंसान था, इसने जो है वो बोला कि हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं ना, इनको ना हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो काम कर रहे हैं इनको ना हमें सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना चाहिए कि अगर ये लोग अच्छे होंगे, इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तो दे कैन become the asset to the organization। इसीलिए उन्होंने कहा there is greater recognition that distinctive competencies are obtained। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों का चयन करें जिनके पास अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की क्वालिटीज है, through highly developed skills, distinctive cultures which management possesses and the system। डिफरेंट कल्चर से होए और मैनेजमेंट को ऐसे लोगों को पोजेस करना चाहिए, अपने सिस्टम में रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव दिस पेज, हाउ टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और फर्दर उसने बोला देयरफॉर आपको अगर अच्छे लोगों का चयन करना है तो आपको अपने ये पॉइंट्स जो है इंश्योर करने पड़ेंगे। कौन से पॉइंट्स हैं हम देखते हैं बेटा। हमारे पास है 4 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, आप बढ़िया लोगों का रिक्रूटमेंट करिए। ट्रेनिंग, बढ़िया से लोगों को ट्रेन करिए। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, लोगों के अंदर जो डेफिशिएंसीज है उनको जो है प्रोवाइड करिए विद ट्रेनिंग एंड देन उनको अप्रेज करिए कि अरे वाह आपने तो इस डेफिशिएंसी को अपने बखूबी तरीके से जो है कवर किया है। एंड कॉम्पनसेशन, जब आप उनको कुछ बना लेते हैं ना, कुछ बना देते हैं तो ऐसे एम्प्लॉयज है फिर ऑर्गेनाइजेशन से पैकेज ज्यादा मिलता है, छोड़ के जाने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि उन लोगों को रिटेन करने के लिए कॉम्पनसेशन दे, बढ़िया बड़ा पैकेज जो है वो उनको प्रोवाइड करे ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रहे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाए। और इसीलिए वी से
वी हैव द 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कहता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या करना पड़ता है, लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके रिस्पेक्ट में पहले प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है और फिर सिलेक्शन करने के बाद भी कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। प्री सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो है जॉब कितनी चाहिए, कितने लोग चाहिए, जॉब कितनी है हमारे पास, इसका अच्छे से एनालिसिस करें। सिलेक्शन में हम ऐसी पोजीशंस में लोगों को रिक्रूट करें जो कि उसके लायक है, एंड पोस्ट सिलेक्शन हम लोगों को जॉब दे, हम मोटिवेट करें, हम लोगों को ट्रेनिंग दे एप्रोप्रिएट लेवल की। एंड दैट इज अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ऐसी डायग्राम जो एग्जाम में बनाकर आई है। Got it? So this is the human resource management practices. चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है, जो देखने में मिला है, वो क्वेश्चन है ये वाला, स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ HRM। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और एक क्वेश्चन जो है काफी नंबर का आता है, 5 to 7 मार्क्स का आता है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर निमोनिक देके रखा है, जो कि एक स्टोरी है, दो लाइन की स्टोरी है। इस लाइन के स्टोरी से आप जो है सारे कीवर्ड्स जो है वो याद कर पाएंगे, आपके हेडिंग्स को याद कर पाएंगे और फिर आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विद द निमोनिक। निमोनिक कहता है पीसीसी में गुड वर्क किया तो। अब क्या था, ध्यान से सुनिए, आप किस में है, सीए इंटर में है। इससे पहले क्या था, आईपीसीसी, और उससे भी पहले क्या था, पीसीसी। तो ये निमोनिक पीसीसी के टाइम पे चला आ रहा है। हाँ जी, मैं इतनी पुरानी फैकल्टी हूं। ओके, सो पीसीसी में गुड वर्क किया तो, पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगी, जिससे हम एनवायरमेंट चेंज होने पर भी डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज कर सकेंगे। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू टेक आउट द इंग्लिश वर्ड्स। जो आपने निमोनिक अभी याद किया, उस निमोनिक में से आपको इंग्लिश के वर्ड जो है वो टेक करने हैं और उससे जो है आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। देखो, इसमें मेरे को पहला इंग्लिश वर्ड मिला पीसीसी, तो पीसीसी से क्या बना, ये देखिए पीसीसी, पर्पसफुल डायरेक्शन, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। पीसीसी से बने 3 पॉइंट। उसके बाद गुड वर्क से बना गुड वर्क एथिक्स एंड कल्चर। उसके बाद वर्ड बना एम्पावरमेंट, क्या बना, एम्पावरमेंट से क्या बना, HR एम्पावरमेंट। एनवायरमेंट चेंज से बना चेंजिंग एनवायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद डाइवर्स वर्कफोर्स मैनेज, और इससे क्या बना, मैनेजिंग द डाइवर्स वर्कफोर्स। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, 1 by 1 करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, सबसे पहला पॉइंट है पी से पर्पसफुल डायरेक्शन। क्या है, पर्पसफुल डायरेक्शन। हमको, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हमको जो ये हमारा HR मैनेजर होता है ना, ये इंश्योर करता है कि हमको सही राह दिखाए। होता क्या है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं ना बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमें तो ज्यादा सेल्स करनी है, हमें तो ज्यादा प्रॉफिट्स करने हैं, है ना, हमें तो ये करना है, हमें वो करना है। बट जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जाते हैं तो हमारे अपने कुछ पर्सनल गोल्स भी होते हैं। आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ गोल्स, द पर्सनल गोल्स, द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हमारे अपने गोल्स भी होते हैं कि भैया हमें ज्यादा सैलरी मिले, हमारे को ज्यादा इंसेंटिव्स मिले, है ना, हमारे अपने गोल्स भी होते हैं। सो HR मैनेजर जो होता है ना, वो लोगों को पर्पसफुल डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। कहता है कि देखो, आप ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पेक्ट में काम करो, उनके गोल्स को फुलफिल करो, आपके गोल्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे क्योंकि हम हायर रिटर्न्स कमाएंगे। तो पर्पसफुल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि लोग जो है अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कोर कॉम्पिटेंसी। अब देखो, हर एक इंसान में कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी होती है, तो HR मैनेजर इंश्योर करता है कि वो लोगों की कोर कॉम्पिटेंसी को जो है अच्छे से इस्तेमाल में लेकर आए। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन का एटमॉस्फेयर लगता है। जैसे कि आपके मम्मी पापा नहीं है जो कि शर्मा जी का बेटे तो बड़े अच्छे नंबर लेके आए 80%, और तुम देखो नालायक। तो ऐसे ही HR मैनेजर होता है, वो आपका कंपटीशन करता है दूसरों से, एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ताकि आप जो है अच्छा काम करके ला सके। गुड वर्क एथिक्स एंड कल्चर हमने पढ़ा भी है, हमने ये चीज पढ़ी भी है, इन द चैप्टर स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर। अगर हमारा कल्चर अच्छा होगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट अच्छा होगा, एथिक्स को फॉलो करेंगे हम
तो तब हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो एचआर मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है कि हमारे यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट रहे। नेक्स्ट इज एचआर एम्पावरमेंट। कहता है कि लोगों को कभी कभी ना अपनी पावर, एम्पावरमेंट के बारे में पता नहीं होता कि उनके पास क्या अथॉरिटी है। तो जो एचआर मैनेजर होता है ना, वो लोगों को बताता है कि आपके पास क्या क्या अथॉरिटी है। नेक्स्ट इज चेंजिंग एनवायरमेंट एंड चेंजिंग मैनेजमेंट। आपको पता है कि एनवायरमेंट चेंज होने पर हमको काम करने का तरीका चेंज करना पड़ता है। तो एचआर मैनेजर इंश्योर करता है कि जब जब एनवायरमेंट चेंज हुए, जब जब हमें मैनेजमेंट चेंज करना पड़े, तो ये वाली बात जो है एम्प्लॉयज भली भांति अच्छी तरीके से समझ जाए। एंड देन नेक्स्ट, मैनेजिंग द डाइवर्स वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल विच आर एक्चुअली पुट ऑफ फॉर दी वर्क। ओके, आपने इको में पढ़ रखा है। तो एचआर मैनेजर जो होता है, जो लोग काम लगे होते हैं, अब वो लोग जो होते हैं वो अलग अलग जाति के होते हैं। जाति का मतलब ये है कि अगर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई इंसान कहता है मैं तो भैया लंच करने के बाद काम ही नहीं कर पाता, आलस आता है मुझे, आलस आता है मुझे। सेकेंड तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें तो इंटरवल में भी काम करना है, यू नो। और प्रकार के लोग कैसे होते हैं? भैया हम तो देर से आएंगे। एक होते हैं जल्दी ऑफिस से निकल जाएंगे। सो यहां पर है मैनेजिंग द डाइवर्स वर्कफोर्स। यू हैव टू मैनेज द डाइवर्स वर्कफोर्स एंड एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करे। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं इसके टॉपिक पर, यहां से कवर करते हैं। ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको यहां मिल जाएंगे। पर्पसफुल डायरेक्शन किया था ना, इन एंश्योरिंग द पर्पसफुल डायरेक्शन, इन बिल्डिंग अप द कोर कॉम्पिटेंसी। लोगों के अंदर कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करता है और उसको इस्तेमाल करता है गोल्स को अचीव करने में। रीड करते हैं इसको। So synchronization of firms individual objectives inconsistent with the organizational goals। इस बात की शॉर्टी देता है, जो मैंने आपको बताया पॉइंट वो यहाँ पर है। मैं इसको एक बार येलो कर लेती हूँ ताकि आपको रीड में आए। कोर कॉम्पिटेंसी यूनिक स्ट्रेंथ होती है, तो इससे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज इन क्रिएटिंग द कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर अमंग्स द एम्प्लॉयज। तो ताकि जो है हमारे को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है मिल सके। नेक्स्ट इज इन डेवलपिंग द गुड वर्क एथिक्स एंड कल्चर, ताकि जो है लोगों के बीच में ट्रस्ट बने कि हाँ हम सही लोगों के बीच में, सही ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे को यहाँ पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, इन एंश्योरिंग द एचआर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब ऑथराइजेशन। वो लोगों को ऑथराइजेशन के बारे में बताता है और लोगों को ऑथराइज करता है एज पर देयर पोटेंशियल। इन चेंजिंग द मैनेजमेंट और द एनवायरमेंट, एचआर मैनेजर हेल्प करता है कि जब मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज होता है तो आपको कैसे चेंज करना है। इन मैनेजमेंट, मैनेजिंग द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। बहुत भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, बट वो इंश्योर करता है कि सभी लोग बराबरी से जो है मिलकर काम करें, चाहे वो किस भी प्रकार के लोग हों। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन द एग्जामिनेशन। स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ द HRM। So we are done with the HR strategy also. So thank you so much. Do not forget to do the ICI question. So from the ICI material. Further you can also write our test series. आप हमारे टेस्ट सीरीज जो है वो लिख सकते हैं। मैं ही क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ और मैं ही चेक करती हूँ, और आप जो है टेस्ट पेपर लिखकर अपनी प्रैक्टिस को इनहांस कर सकते हैं। So that all for this video. Thank you so much.